नमस्कार, इंडिया डेली देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। शुरुआत करते हैं अपने खास शो पूछता है इंडिया की। और आज पूछता है इंडिया में जो मुद्दा हमने रखा है वो मुद्दा है तालिबान को लेकर के। तालिबान की दहाड़ से क्या पाकिस्तान में हाहाकार मच चुका है? इस खास शो में हम बात करेंगे कि आखिर किस तरीके से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो है सीमा पर तनाव एक बार फिर से खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बढ़ता तनाव अब दुनिया से छुपा नहीं है, पूरी तरीके से दर्शकों एक्सपोज हो चुका है और अब दोनों तरफ से दावे हालात को और ज्यादा कंफ्यूज कर रहे हैं और ज्यादा उलझा रहे हैं। अफगान तालिबान ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तान की फायरिंग में उनके 4 नागरिकों की मौत हुई है। तालिबान अब खुलकर पाकिस्तान में तबाही मचाने को तैयार है और तालिबानी लड़ाके मुनीर सेना पर आक्रामक है और अब आखिरी चेतावनी के साथ सीमा पर तैयार खड़े हैं। तनाव के बीच एक वीडियो भी दर्शकों को सामने आया है जिसमें स्पिन बोल्डक क्षेत्र का एक तालिबान कमांडर पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर और वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जो कि सेल्समैन है, पाकिस्तान के सेल्समैन है, अमेरिका से सौदा करते हैं और उनको सख्त चेतावनी देता हुआ दिखाई दिया है। इस वीडियो में सीमा पर बढ़ते तनाव को और ज्यादा हवा दी है। ये वीडियो बहुत कुछ बयां कर रहा है दर्शकों। तालिबान के आधिकारिक प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने पाकिस्तान पर बिना उकसावे के फायरिंग करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि जवाब देना उनकी मजबूरी बन गया है। बॉर्डर पर जारी तनाव नई बात नहीं है। टीटीपी के ठिकानों को लेकर के दोनों देशों के बीच खींचतान पहले से चल रही है और बात अगर अक्टूबर की करें तो अक्टूबर में पाकिस्तान की ओर से अफगानिस्तान में टीटीपी के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक भी की गई और एयर स्ट्राइक किए जाने के बाद से हालात और ज्यादा क्रूशल हो गए और ज्यादा नाजुक हो गए। अब चलिए जानकारियां आपके सामने रख देते हैं, कुछ डिटेल्स आपके सामने रख देते हैं। पाकिस्तान क्यों तालिबान को निशाना बना रहा है, ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाते हैं और यहाँ पर डिटेल्स पूरी तरीके से देते हैं। चमन सीमा पर खून खराबा कैसे हो रहा है दर्शकों, अफगान और तालिबान एक तरफ, दूसरी तरफ पाकिस्तान, और कैसे दोनों एक दूसरे को जो है आंख दिखा रहे हैं। चमन बॉर्डर पर भीषण फायरिंग हुई है और दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है, एक के बाद एक ताबड़तोड़ फायरिंग में 5 की मौत की भी जानकारी मिली है। इसके साथ साथ आपको बता दें स्पिन बोल्डक और चमन दोनों तरफ से दहशत का माहौल इस वक्त है और दहशत इस कदर है कि लगातार दोनों एक दूसरे को डिस्क्लेमर दे रहे हैं, बता रहे हैं कि जंग का मुहाना कभी भी खुल सकता है। बमबारी में घायल हुए 4 लोग की जानकारी मिली है। इसके साथ कुछ और डिटेल आपके सामने रख देते हैं और यहाँ पर ये डिटेल शांति वार्ता और फिर से संघर्ष को लेकर है। एक तरफ से कहा जा रहा है कि पीस पर बात हो जानी चाहिए, पीस ट्रीटी उस पैक्ट पर सिग्नेचर्स हो जाने चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान है, आतंकिस्तान है जो अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आता दर्शकों। और यही बताया गया कि दोनों पक्ष युद्ध विराम जारी रखने पर सहमत थे। ये बात सामने आई कि दोनों तरफ से ये बात पुटअप की जा रही है कि युद्ध विराम कर दिया जाए, संघर्ष विराम कर दिया जाए, लेकिन इसके बावजूद भी नहीं हो रहा है। पिछले हफ्ते सऊदी अरब में अहम बातचीत हुई थी। ये सिर्फ सऊदी अरब में नहीं हुआ था, कतर में हुआ था। ये सिलसिला काफी बार आ चुका है। कतर देखिए अब टर्की और सऊदी अरब की मध्यस्थता में ही बातचीत हो रही है, खुद से सुलझा भी नहीं पा रहे और बात भी जब आतंकिस्तान की होती है तो राउंड टेबल पर बातचीत से कुछ नहीं निकलता है, फुल स्टॉप लग जाता है वहां पर। अक्टूबर की झड़पों के बाद शुरू हुई बातचीत और देखिए ये बातचीत जो है दर्शकों ये शुरू हुई थी अक्टूबर में जब फायरिंग हुई, ताबड़तोड़ पाकिस्तान की तरफ से एयर स्ट्राइक भी की गई। और अब देखिए ये जो जानकारी आपको हम दे रहे हैं शांति वार्ता को लेकर के, ये उन झड़पों के बाद का जो है रिजल्ट है। वो झड़प जो की गई शुरू पाकिस्तान की तरफ से, वो अफगानिस्तान और तालिबान की तरफ से रिटेलिएट हुई, जवाब दिया गया, लेकिन दोनों देशों के बीच संघर्ष अभी भी उसी तरीके से जारी है और यही संघर्ष जो है बॉर्डर पर दिख रहा है। कुछ दिन बाद ही बॉर्डर पर हालिया हिंसा ने चिंता बढ़ा दी है। शहबाज शरीफ के हाथ पांव जो है फूल चुके हैं। मुनीर लगातार कह रहे हैं कि भैया बस कर दो अब। कुछ दिन बाद ही बॉर्डर पर हालिया हिंसा जो है इसने और ज्यादा चिंता बढ़ा दी है इन दोनों ही की, क्योंकि देखिए पहले से ही मिलिट्री थोप रहा है पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान की आवाम जो है बार बार पूछ रही है ऐसा क्यों किया जा रहा है। अब चलिए अब कुछ जानकारी आपके सामने जो रख रहे थे, इसके साथ साथ अब बड़े सवाल आपके सामने रख देते हैं। आज के डिस्कशन का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये कि पाकिस्तान क्यों बना रहा है तालिबान को निशाना,
क्यों ऐसा हो रहा है कि बार बार तालिबान को टारगेट किया जा रहा है? और दूसरा बड़ा सवाल दर्शकों ये कि क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच युद्ध होगा? ये भी बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से क्रॉस फायरिंग हो रही है, ये हो सकता है युद्ध विराम के दावे के बीच पाकिस्तान क्यों कर रहा है फायरिंग? दर्शकों, ये आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। एक तरफ तो बोलते हैं कि अब युद्ध विराम कर दीजिए, संघर्ष विराम कर दीजिए, फिर से फायरिंग शुरू कर देता आतंकिस्तान। ये क्या दिखाता है? ये दोहरा रवैया क्यों पाकिस्तान अपना रहा है? इसी के ऊपर चर्चा करने के लिए आज बड़ा पैनल मेरे साथ मौजूद है। खास चर्चा हम करेंगे। बड़ा पैनल आपको रूबरू करवा दूं, ब्रिगेडियर शरदेंदु रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेजर डॉक्टर अली शाह मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इरशाद अहमद नेता PMLN मेरे साथ जुड़े हुए, रजा काशिफ जुनेजा पत्रकार जो है पाकिस्तान से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सभी का मैं इस वक्त स्वागत करना चाहूंगी। शुभदा चौधरी जी ने भी मुझे ज्वाइन कर लिया है, मैं देख पा रही हूँ स्क्रीन पर। सबसे पहला सवाल मेरा पाकिस्तान को लेकर के, क्योंकि चर्चा हो रही है तो पाकिस्तान के पत्रकार से ही कर लेती हूँ। रजा साहब, ये जो हम देख रहे हैं ना, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि संघर्ष विराम कर दीजिए, युद्ध विराम कर दीजिए, दूसरी तरफ फायरिंग भी आप ही लोग कर रहे हैं ना? जी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आज दावत देने का। सबसे बुनियादी बात, बेसिक चीज ये है कि अफगानिस्तान बेसिकली आप सोचें कि काबुल कोई इंडिपेंडेंट कंट्री तो कभी भी नहीं रहा ना। ये तो अभी 100 साल पहले हमने देख लिया कि ये भी कोई कंट्री है। पाकिस्तान जब बना उस वक्त भी काबुल से आई आवाज, यूनाइटेड नेशन में ये गए, हम नहीं मानते पाकिस्तान को, और ये प्रॉब्लम्स इन्होंने क्रिएट की। तो अब ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि आगे क्या होना चाहिए। और बाकी ये कि आप कह रही हैं कि इंडिया अगर करता है, युद्ध कर चुका है पाकिस्तान से सिंदूर के नाम पे, तो अफगानिस्तान वालों को तो दो चीजें कही जाती हैं। एक तो पाकिस्तान में उनको नमक हराम कहा जाता है, और दूसरे तंदूर वाले, क्योंकि सारे तंदूर पाकिस्तान में यही चला रहे हैं। हाँ। तो तंदूर वालों को भी देख लिया पाकिस्तान ने, और तसल्ली रखें, तंदूर वालों को भी हम देख लेंगे, ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं है हमारे लिए। लेकिन अपने देश के भीतर भी देखिए ना, वहां क्यों देखना भूल जाते हैं आप? खैबर पख्तूनख्वा की तरफ देखिए ना, आप देखिए, आप सिंध की तरफ देखिए, आप बलूचिस्तान की तरफ, वहां पर आपकी नजरें क्यों नहीं जा रही है सर? हाँ, ये बड़ा अच्छा आपका क्वेश्चन है कि हमें देखना चाहिए। और अभी हाल ही में DGISPR की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आई, जो हमने देखा, और किस तरह से देखें इंडिया का कितना इन्वॉल्वमेंट है खासतौर पे पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिशों में, वो भी हमने सब देखा। हाँ। कि जैसे ही सारी PTI के पीछे भी इंडिया किस तरह से खड़ा हुआ है, PTI की सोशल मीडिया ट्रोल, सब कुछ इंडिया से ऑपरेट होने वाली चीजें, अफगानिस्तान, और ये KP जो सूबा है भी तो कुछ होता है ना, डिप्लोमेसी भी तो कुछ शब्द होता है ना रजा साहब। डिप्लोमेसी पाकिस्तान में नहीं है क्या? इतनी आपने राउंड टेबल मीटिंग्स कर ली सर, कतर में कर ली, सऊदी अरब में कर ली, दोनों देशों ने सहयोग भी कर दिया, फिर भी काबुल के साथ अब चल क्यों नहीं पा रहे हैं? वो समन्वय लास्ट सम अप क्यों नहीं आ रहा है? अच्छा देखें, इंटरनेशनली आपने डिप्लोमेसी बड़ी अच्छी बात की, ट्रैक 1 डिप्लोमेसी आप करते हैं, ट्रैक 2 डिप्लोमेसी करते हैं, लेकिन आप मुल्कों के साथ करते हैं ना, कोई देश होता है तो करते हैं। अफगानिस्तान क्या है? मंशियात फरोश, ड्रग डीलर्स, वेपन, रशिया और अमेरिका के वेपन्स के ऊपर एक बैठे हुए लोग, आप उनको क्या, किस तरह से आप उनको देखिए, हम इंडिया के साथ करते हैं ट्रैक 1 ट्रैक 2। बॉर्डर पर तकरार हो रही है, बॉर्डर पर आप देख लीजिए एक बार, ठीक है, आऊंगी आपके पास वापस। मेरे साथ PMLN के नेता भी जुड़े हुए हैं, इरशाद साहब। इरशाद साहब, आप वेलकम किया मैंने आपका, और सबसे पहले पाकिस्तान की आप क्योंकि है तो आपसे सवाल मेरा इसी से जुड़ा हुआ रहेगा। पाकिस्तान का कॉल क्या है? पाकिस्तान इस पूरी स्थिति को कैसे ले रहा है? और पाकिस्तान को स्पेशली अगर मैं पुट फॉरवर्ड करूं, आप लोग लगातार बात कर रहे हैं कि अफगानिस्तान की तरफ से इस तरीके की हरकत हो रही है, अफगानिस्तान चाह रहा है, अफगानिस्तान जो इनिशिएट कर रहा है, पाकिस्तान क्यों नहीं रोक रहा है? पाकिस्तान फायरिंग रोक दे, आपकी तरफ से भी तो हो रही है ना। इरशाद साहब, आपको आवाज मिल रही है? शायद उन तक पहुंच नहीं पा रही है मेरी आवाज। शुभदा जी मेरे साथ जुड़ी हुई है, उनसे मैं सवाल ले लेती हूँ। शुभदा जी, एक आतंक का बीज रखा था ये जो देश है पाकिस्तान, इन्होंने एक बीज रखा है आतंक को लेकर, टेरर को लेकर के, और ऐसा अब हम देख रहे हैं फिलहाल की जो स्थिति है, अगर हम सिर्फ
तालिबान अफगानिस्तान की स्थिति को देख लें तो ऐसा लग रहा है कि इन्हीं पर बैकफायर कर दिया है। शुभदा जी समझाइएगा कि ये जो आतंक का ये एक नमूना पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में प्लेस कर रहे थे, ये इन्हीं के लिए कहीं ना कहीं मुसीबत का सबब बन गया है। मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया। जहां तक मैं बोलना चाहूंगी रजा साहब को कि अफगानिस्तान एक देश तो है ही, और ये काफी कॉलोनियल मेंटालिटी होती है जिससे हमें बाहर निकलना चाहिए, जहां हम किसी एक देश को, वहां के लोगों को और वहां के लोगों की विचारधारा, उनके पावर को इस तरीके से खारिज नहीं करना चाहिए। मेरा सवाल जो है वो कुछ मुद्दों के ऊपर है। पहला, 42 से ज्यादा अमेरिका के कांग्रेस मेंबर्स ने मार्को रूबियो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उनको लिखा है कि पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगाए जाएं। पहला तो ये। दूसरा, जो पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होंगे, ये जो जबीहुल्लाह मुजाहिद ने बोला है, अब देखिए जबीहुल्लाह मुजाहिद बहुत ही इंटरेस्टिंग फिगर है। ये 2006 से 2021 तक 15 साल तक हाइडिंग में थे। मतलब CIA और बहुत सारे नेटवर्क्स को तो लगता था कि मल्टीपल लोगों का या एलियास है, और ये एक ब्रिज की तरह काम करते हैं हक्कानी नेटवर्क, बरादर और हैबतुल्लाह के बीच में और ग्लोबल मीडिया के बीच में। तो ये जो भी बोलते हैं इसको बहुत ही इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तीसरा चीज जो है वो ये है कि मुझे पाकिस्तान के इंटरनल केओस के बारे में बात करनी है। छोड़ दीजिए अफगानिस्तान की बात, पाकिस्तान के इंटरनल केओस की मैं बात करना चाहूंगी। पहला चीज तो नवाज शरीफ जी कहाँ हैं? 15 नवंबर को वो लंदन जाते हैं 15 दिन के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, क्या वो वापस लौट चुके हैं? दूसरा, जो ये पूरा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पोजीशन जो आसिम मुनीर को मिला है, इसके बीच में शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के बीच में अनबन हो गई है। अनबन जो है आसिम मुनीर के साथ भी है, क्योंकि आसिम मुनीर अब आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और न्यूक्लियर सेंटर्स चारों को कंट्रोल करेंगे 5 साल के लिए, और एक्सटेंशन अगर होगा तो 2035 तक करेंगे। लेकिन मुद्दे की बात यह है, जो कोई मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा है, दो चीजें। आसिम मुनीर ने इमरान खान के साथ बात की और बोला चीजें पैचअप कर लिया जाए, शहबाज शरीफ के खिलाफ ही एक मोटिव था। दूसरा, एक इंसान है जिनका नाम है बिलाल बिन सादिक, ये शरीफ जी के स्पेशल असिस्टेंट हुआ करते थे, जिनको हटा के दुबई भेज दिया गया। ये क्यों इंपॉर्टेंट थे? ये क्रिप्टो जार माने जाते हैं पाकिस्तान में, क्रिप्टो करेंसी के जार। अब ये दुबई चले गए। इनको स्पेशल असिस्टेंट प्राइम मिनिस्टर का आसिम मुनीर ने बनाया था, लेकिन इनको हटा दिया गया। तो पॉलिटिकल फ्रिक्शन पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा है। शहबाज शरीफ इंडिया के साथ बात करने को तैयार है, आसिम मुनीर इंडिया के साथ बात करने को तैयार नहीं है। तो अब बात यह है कि अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि शहबाज शरीफ अभी मुनीर साहब के साथ भी कोऑर्डिनेशन नहीं बना पा रहे हैं, उनके बीच में भी कोऑर्डिनेशन नहीं है। शरदेंदु साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सर वेलकम आपका, और सवाल आपसे मेरा बहुत सिंपल रहेगा। सिंपल ये कि नीति क्या है पाकिस्तान की? पाकिस्तान अपनी पॉलिसीज ही नहीं बता पा रहा है। पाकिस्तान की नीति नियत दोनों अलग अलग चल रही है। एक तरफ तो कह देते हैं कि संघर्ष विराम कर दें, युद्ध विराम कर दे, अफगान तालिबान जो करना चाह रहा है उसे रोक दे, हमारी तरफ से चीजें रुक जाएंगी। लेकिन हम फिर भी देखते हैं कि बॉर्डर पर सिचुएशन क्या है वो हम सभी के सामने है। ऐसे में एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ पॉलिसी की बात की जाती है। सर, पाकिस्तान जो दशकों से जिस बात की गीदड़ भभकी दिया करता है, वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ पॉलिसी क्या यहाँ पर फेल हो गई है? देखिए, पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ रिलेशन अभी तक तो बहुत अच्छे थे। तालिबान को आप सत्ता में लेके आए, तमाम तरीके की उनको मदद पहुंचाए, आर्थिक, मिलिटरली और हर तरीके से आपने मदद की। और जब वो सत्ता में आए तो आपके यहाँ बड़ा यूफोरिया था। आपके ऐसा एक चीफ वहां गए थे, वो चाय पीने गए थे, और साथ तो आपको ऐसा लग रहा था कि आपने एक नया स्टेट क्रिएट कर दिया है। लेकिन ये चीजें ज्यादा दिन तक चली नहीं। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की पॉलिसी में कंसिस्टेंसी
सेंस ही नहीं है, वहां कोई नेतृत्व है ही नहीं। शाहबाज शरीफ कहाँ है, क्वेश्चन मार्क है अपने आप में। और वहां की जो लीडरशिप है वो किसके हाथों में, वो आर्मी के हाथ में है, और आज से नहीं हमेशा से रही, चाहे कोई भी वहां पे प्राइम मिनिस्टर रहा हो। तो पाकिस्तान में जब आप नीति की बात करते तो एक बड़ी हास्यास्पद स्थिति हो जाती है, क्योंकि कोई नीति उनकी रही नहीं है। वो सिर्फ एंटी इंडिया नीति बनाते हैं, टेररिस्टों की मदद करते हैं, टेररिस्टों को मदद पहुंचाते हैं, क्योंकि उनका स्टेट जो है वो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को भाव जो देता है। है ये इनिशिएट जो किया है वो पाकिस्तान ने ही तो किया है। आतंक का सबसे बड़ा पनाहगार अगर है तो पाकिस्तान है। हमने तमाम केसेस देख लिए, कहा कि उसामा बिन लादेन पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन मिला कहा, वहीं मिला। उसके बावजूद भी अब कई दफा जो है, अब जैश मोहम्मद को लेकर जब भी जिक्र होता है कहते हैं वो जेल में है, फला जगह है, फला जगह है, लेकिन घूम फिर के बात तो वहीं आ जाती है ना कि ये तो आपको बैकफायर कर रही है, एक्सेप्ट करिए मत करिए। देखिए ये तो पूरा जग जाहिर है, इसमें कोई कंट्रोवर्सी है ही नहीं कि पाकिस्तान पूरी तरीके से दहशत गर्दियों को मदद करता है, ट्रेन करता है इसमें। लेकिन ये तालिबान से क्यों इनकी खटास हुई, क्यों? क्योंकि वो आज की डेट में खैबर पख्तूनख्वा में जब जनमानस सामने आया, जब वहां पे पाकिस्तान तहरीक तालिबान ने एजिटेशन किया, तो उसी सेना जो आज तक आपकी मदद कर रही थी आपके ऊपर गोलियां चलानी शुरू की, आम नागरिकों को मारना शुरू कर दिया, और जो उनका मूवमेंट अफगानिस्तान से फ्री एंड फ्रो होता रहता था उस पर रोक लगानी शुरू की, बंकर बनाने शुरू कर दिए। अभी तक तो आपने पूरी तरीके से ट्रांजिट फैसिलिटी दे रखी थी, लोग आ रहे थे, जा रहे थे, लाखों लाख शरणार्थी आपके यहाँ थे, आपने अपने ही नागरिकों के ऊपर और अफगानिस्तान के अंदर घुस के आपने अरेस्ट की। इन सब चीजों से चीजें और बिगड़ गई। आपको इस तरीके के स्ट्राइक नहीं करनी थी, बॉर्डर आपने ठीक से मैनेज नहीं किया। उसकी वजह यह कि पाकिस्तान की आर्मी एक प्रोफेशनल आर्मी तो है नहीं, उन्होंने अपने सोल्जर्स को भी ट्रेन नहीं किया। डुरंड लाइन पे क्यों है? अगर मैं कहूं डुरंड लाइन जो बहुत एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू में साउथ एशिया की जब भी जिक्र होता है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कहा जाता है, क्योंकि एक इनविजिबल चीज जो सामने आती है वो नीति को लेकर के फिर आ जाती है। डुरंड लाइन पर ये जो तनातनी हम देख रहे हैं, शुरुआत अगर स्पेशली अक्टूबर को ही मैं देख लूं तो अक्टूबर के बाद तो ताबड़तोड़ फायर हो रहा है वहां से, उधर से भी, अफगान से भी और इधर से भी, तो दोनों तरफ से एक ही तरीके की चीज है सरदेंदु सर। लेकिन पाकिस्तान से जो मेरे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनसे सवाल मेरा ये रहेगा, रजा साहब ये बताइएगा कि जो कह रहे हैं कमांडर तालिबान के, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो ये कर रहा है वो उसी को परेशान करेगा, वो उसी के लिए मुसीबत बनेगा। तो क्या पाकिस्तान का कॉल अब ये है कि तालिबान की नींव रखी, तालिबान को पावर दिया, तालिबान को एनहेंस किया, वही अब आपके लिए मुसीबत बन गया है? अच्छा देखें, दो तीन चीजें हैं, दोनों साथ में बैठे हुए लोगों ने बात की, उनका भी जवाब देना चाहूंगा। लेकिन पहले मैं तालिबान पे कह दूं, एक जो देश होता है ना, अगर उसके अंदर थोड़ी सी इज्जत है और क्या कहना चाहिए ग्रेस है, तो सबसे पहले तो अफगानिस्तान वाले अपने तमाम लोगों को पाकिस्तान से निकालें जो यहाँ पे पल रहे हैं 40 साल से। फिर वो कहते हैं जी यूनाइटेड नेशन देता है, कोई भी दे रहा है, लेकिन अपने लोगों को निकाल लेना पाकिस्तान पे अटैक करने से पहले। आपका ख्वाब है, आप ले जाएं अपने लोगों को, अगर इतनी हिम्मत है नहीं लेके जाते, ठीक है, क्योंकि नमक हराम है। अच्छा दूसरी बात आ गई हमारे साथ में, पाकिस्तान के इंटरनल मामले से पहले इन्होंने कहा नॉन प्रोफेशनल आर्मी है। देखें, पाकिस्तान आर्मी एक प्रोफेशनल आर्मी है, टेररिस्ट आर्मी तो इंडियन है जिसने 71 में पाकिस्तान की लैंड पे पैर रखा है। और पाकिस्तान की आर्मी क्या है सर? फिर पाकिस्तान की आर्मी क्या है फिर? इंडियन आर्मी को अगर टेररिस्ट आर्मी आप कहेंगे ना रजा साहब, तो आप पहले अपने गिरबान में झांकिए, आपकी आर्मी क्या कर रही है? आपकी आर्मी आवाम को परेशान कर रही है। एटलीस्ट भारत में आवाम को तो दुखी नहीं किया जा रहा है ना। आप पाकिस्तान वालों की दिक्कत ही यही है, आपकी सुबह की चाय भी भारत से शुरू होती है, नाश्ता भी आप वहीं का करते हैं, लंच पर भी बात उन्हीं की करते हैं, और डिनर में भी यही परोसते हैं। दिक्कत यही है। पाकिस्तान में देख लेना सर आप, पाकिस्तानी आर्मी क्या कर रही है। अच्छा देखें, मैंने बात की, देखें एक टेररिस्ट कौन होता है? टेररिस्ट वो जो दूसरों की जमीन पे पैर रखे। हाँ। इंडियन आर्मी ने ढाका में पैर क्यों रखे थे, कदम क्यों जमाए थे? तो टेररिज्म है। मैं तो इस देखें लॉजिक की बेस पे मैंने कहा है, आपके पास लॉजिक है। क्या पाकिस्तान की आर्मी ने कोई इंडिया में कदम जमाए? नहीं किए। और अफगानिस्तान में तो अमेरिका आया था ना, रशिया अमेरिका की। तो आपकी डिप्लोमेसी फेल हो गई ना रजा साहब, मानते क्यों नहीं है इस बात? नहीं देखें, अरे कितने दौर की मीटिंग हुई है, कितने दौर की मीटिंग हुई है, कितने दौर की मीटिंग हुई है संघर्ष विराम के लिए, कितने दौर की मीटिंग हुई है मुझे बताइए।
अच्छा एक सेकंड, अब मैं जरा बात इनकी भी कर लूं, जो अभी खातून ये जो पाकिस्तान के इंटरनल मामलात पे कह रही थी। हाँ। देखें पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा ठीक ठाक चल रहा है, और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान के अंदर सर PTI जब ने ये आप issue बोलते हैं ना, पहले तो रुकिए, जरा पानी पी लीजिए सर, और देख लीजिएगा अपने आसपास एक बार चेक कर लीजिए, आपके आसपास भी कोई मिलिट्री का व्यक्ति तो नहीं बैठा? नहीं, इनको पहले एक चीज बताती है कि अरे, टेररिज्म की परिभाषा आपके तो क्या होती है, अंदर से वो दौड़ पहले के पढ़ लें। किसको टेररिस्ट बोला जाता है? फॉरेन धरती पे पैर रखने वाला सैनिक टेररिस्ट ये बोलते हैं। तो ऐसे तो पूरे पुष्पविश की ठीक है, तमाम ठीक है, आर्मी अली शाह टेररिस्ट हो सर ने भी जाएगी। ज्वाइन कर तो लिया, पहले अली शाह सर ने टेररिज्म भी की ज्वाइन परिभाषा जान लीजिए, टेररिज्म होता क्या है। वो हाँ। जो कि आप दिन रात झेल रहे हैं, आप उसको बढ़ाते हैं, फैलाते हैं, लेकिन शरदेंदु जानते सर हैं नहीं एंड क्या रजा कर रहे हैं। साहब दोनों को रखिए स्क्रीन पर। जी शरदेंदु, हाँ, मैं इनको थोड़ा इनकी परिभाषा समझाता कि समझाइए, बहुत टेररिज्म की जब जरूरत आप है। बात करते हैं तो ये गलत है, लेकिन आप मूल मुद्दे पे जाइए कि आप अफगानिस्तान से क्यों टकरा रहे हैं। टकरा इसलिए रहे कि पश्तून देखिए 2 भागों में बटे, अभी तक वो आ जा रहे थे, वहां के कबायली लोग आ जा रहे थे, आपने उनके मूवमेंट पे रिस्ट्रिक्शन लगाए, उनके ऊपर जातियां की, फायरिंग की और डिस्प्रोपोर्शनेट फोर्सेस का इस्तेमाल किया। ये है क्राइसिस। आप अभी तक तो आपका मित्र था, आपने तो उसमें सत्ता परिवर्तन में ऐसा जश्न मनाया जैसे आपने विश्व जीत लिया, और अब आप उसको देश मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं, और उनके तालिबान को कहते हैं कि ये एक ड्रग पेडलर्स है, ड्रग पेडलर्स की सरकार है। तो कोई भी सरकार जब सत्ता में है, डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टैब्लिश कर रही है, तमाम तरीके का रीडेवलपमेंट चल रहा है, तो आप उसको इस तरीके से डिस्क्रेडिट नहीं कर सकते हैं। और आप उनके शरणार्थियों को आए दिन धमकी देते हैं कि पाकिस्तान से चले जाए। शरणार्थियों का एक स्टेट होता है, यूनाइटेड नेशंस उनको एक प्रोटेक्शन शामिल होता है, उनके सर्टेन राइट्स होते हैं, उसके बारे में आप ना बात करके उनको आप धमकी देते हैं, उनके ऊपर अत्याचार करते हैं, उनके ऊपर डिस्प्रोपोर्शनेट फोर्सेस का इस्तेमाल करके उनको दर बदर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ देते हैं। तो पाकिस्तान की ये सारी की सारी पॉलिसी अपने आप में गलत है। आपको सोचना पड़ेगा आप कहां जा रहे हैं। असीम मुनीर आपको हुक्म देता है और अपने सैनिकों को उसमें झोंक देता है, अल्टीमेटली रिजल्ट होता है वो बंकर छोड़ के भागते हैं, उनके यूनिफॉर्म टांगी जाती है। ठीक है, ठीक है शरदेंदु सर, प्रोफेशनल आर्मी ठीक है शरदेंदु सर, प्रोफेशनल रजा आर्मी साहब आप से इसलिए मेरा नहीं एक कि आप सवाल इस है, चीज को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ब्रिगेडियर रुकिए जरा, रजा साहब एक जवाब मुझे दीजिएगा, ये जो दोस्ती दुश्मनी ये दोनों चीजों को जब हम कंपेयर करते हैं, एक मिडिल लाइन ड्रॉ करते हैं, वहां पर आ जाता है पाकिस्तान। इसमें आप लोग समझ ही नहीं पा रहे कौन दोस्त है कौन दुश्मन है। दिक्कत आपके साथ ये हो रही है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं इसको आप इस्लामाबाद की मजबूरी कहिए, लाचारी कहिए, आपको लगातार आंखें दिखा रहा है ना तालिबान। अफगानिस्तान कह रहा है ना कि दिस इज अ डिस्क्लेमर फॉर यू, आप ले लीजिए इस बात को चेतावनी के तौर पर। शायद इस वक्त मेरे साथ कनेक्ट नहीं है रजा साहब, वापस से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। इरशाद अहमद मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अगर रजा साहब को मेरी आवाज मिल रही है, रजा साहब जवाब दीजिएगा अगर आपको मेरी ऑडियो मिल रही है। जी मुझे आ रही है, आवाज आ रही है। जी बताइए। हाँ, हम बात कर रहे थे अफगानिस्तान के मामलात पे जो आप बात कर रहे हैं, ये साहब अभी कह रहे थे कि इश्यूज हैं। देखिए एक जमाने में तो 100-200 साल पहले चले जाएं तो काबुल तो भारत का हिस्सा रहा है, भारत का एक 28वां सूबा था मुगलों के दौर में। आप भी थे नहीं तो हमने तो इनकार ही नहीं किया ना यार, हमने कब कहा कि हम नहीं थे। लेकिन हमारे देखें, हम तो एक प्रॉपर तरीके से आए ना। अफगानिस्तान क्या है, आज मजे की बात आप ये देखें कि उनकी तो हैसियत औकात क्या है काबुल की, ले लें, अच्छा वो पैसे ले दें, आप दे देंगे, आपके पास चले जाएंगे, हम हमारे दौर में आएंगे, हमारे पास भी भीख ले लेंगे, आप भी कशकोल में डाल देंगे। अरे तो आपकी डिप्लोमेसी क्यों फेल हो रही है साहब? आप अपनी डिप्लोमेसी पे बात करिए ना, भारत का स्टैंड भारत समझ लेगा। अब आप बताइए ना कि आपकी डिप्लोमेसी फेल नहीं हुई है। 10 साल से तो आप यही गा रहे थे, आप गा रहे थे कि हमारी डिप्लोमेसी एकदम फैंटास्टिक चल रही है, यही आपकी डिप्लोमेसी। लगातार आग दिखा रहा है आपको तालिबान अफगानिस्तान, कमांडर वहां का कह दे रहा है कि पाकिस्तानी जुर्रत कर रहा है। नहीं मैं बात कर लूं? बताइए बिल्कुल बात करिए सर, इसीलिए बुलाया आपको। उस तालिबान कमांडर की जबान के पीछे तो भारत की जबान है ना, आपकी भावनाएं हैं जो वो बोल रहा है। अच्छा। कभी हमारी जबान बोलता था, आज आपकी जबान बोल रहा है। अच्छा। वो तो किराए के टट्टू हैं, कभी आप ले लेते हैं कभी हम ले लेते हैं। अच्छा। अभी आपके पास चले गए तो अब आप एंजॉय करें। अच्छा, कल हम एंजॉय कर रहे थे। फिर अगर मैं अभी बांग्लादेश पर आ जाऊंगी ना रजा साहब, सुनिए, अगर मैं बांग्लादेश पर आ गई ना तो आप डिबेट छोड़कर भाग जाएंगे, डिबेट छोड़कर के आप यहां से बिल्कुल
निकल लेंगे पतली गली से। बांग्लादेश पर अगर मैं आ गई अभी, आप मुझे जवाब सीधे सीधे दीजिए। तालिबान जो बार बार ये कह रहा है कि फायरिंग आप वहां से मत करिए, यहाँ पर तालिबान अफगानिस्तान के जो लोग हैं, वहां की आवाम जो है परेशान हो रही है, आप उसे नहीं समझ रहे। अब आवाज भी नहीं पहुंच रही होगी उन्हें। इरशाद साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इरशाद साहब, सवाल ये कि जो अफगान जिहाद को पालकर अपने मुसीबत जो खड़ी कर ली है, इसका तोड़ क्या है पाकिस्तान के पास? बहुत शुक्रिया जी, मैं बहुत देर से आपको सुन रहा हूँ। देखिए, बात यह है कि अफगानिस्तान से हम जंग नहीं लड़ रहे, हम लड़ रहे हैं हिंदुस्तान के दहशतगर्दों से जंग। अच्छा। जो कि असला बारूद हिंदुस्तान उनको प्रोवाइड कर रहा है और वो पाकिस्तान पे अटैक करने की कोशिश करते हैं। चंद दहशतगर्द हैं। अच्छा। अब बहुत जल्द उन पे काबू पालेंगे। देखिए, मुझे बोलने दीजिए, मैं आप लोगों के दरमियान में बोलिए, कंप्लीट कीजिए आप पहले। बहुत जल्द इन दहशतगर्दों पे काबू पालेंगे, दहशतगर्दी का खात्मा कर देंगे। उसके बाद आपसे हिसाब लेंगे कि कोई और दहशतगर्द है तो उसे भी भेज करके देखो। हम उसका भी यही हाल करेंगे जो इन दहशतगर्दों का कर रहे हैं। आप बेफिक्र रहिए। दूसरी बात, आप चिंता ना किया करें कभी भी कि अफगानिस्तान खुदा ना खास्ता पाकिस्तान को कोई नुकसान पहुंचा देगा। अच्छा। वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि पाकिस्तान की फोर्सेस दुनिया में ताकतवर तरीन फोर्सेस में शुमार होता है पाकिस्तान की फोर्सेस का। और दूसरी बात यह है कि मुझे नहीं पूरा बोलने देना, पूरा बोलने नहीं दिया आपने मुझे आवाज पूरी कंप्लीट। दूसरी बात, आप मेरी अजीम फोर्स के बारे में बात कर रहे थे। अजीम फोर्सेस के बारे में अजीम फील्ड मार्शल हाफिज आसिम मुनीर साहब के बारे में बात कर रहे थे। देखिए, आपको तो शर्म से डूब मरना चाहिए जो हाल आपका मेरे फील्ड मार्शल ने, मेरी आर्मी ने, मेरे शाहीनों ने हिंदुस्तान का किया। कहीं मुंह दिखाने के काबिल आप लोगों को नहीं छोड़ा। देखिए, खुदारा पाकिस्तान पे प्रोग्राम करने की बजाय अपने मुल्क को संभालिए, अपने वजीर आजम को संभालिए और उन लोगों को संभालिए जिनके साथ जुल्म हो रहा। आप सीमा पार से कुछ करने देंगे कभी तो? सीमा पार से तो आतंकवाद आप फैला रहे हैं, सीमा पार से आतंकवाद आप फैला रहे हैं। आप वहां से कोशिश कीजिए, आतंकी मत भेजिए। हम लोग आपके बारे में बात करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। हम लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है पाकिस्तान में बात करने के लिए। हम इंटरेस्टेड है वहां पर जो आप आतंकी वहां से भेजते हैं ना, पूरी दहशत गर्दी का जो आपने एक एपी सेंटर पाकिस्तान को बना दिया है, उसमें इंटरेस्टेड है भारत पाकिस्तान में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, कोई मतलब भी नहीं है। और अब जवाब दे देती हूँ, हमारी आर्मी ने कैसे कहा है। पहलगाम इंसिडेंट याद दिलाऊं क्या वापस? ब्रिगेड दिलाएंगे। अभी मुझे पूरा बोलने देना। आप तो देखें, आप अपने प्रोग्राम अपने मर्जी से करते हैं। बात नहीं, जो पूछा आपने उसका बात क्या कर रहा हूं मैं इधर भारत पर आ गए। भारत को तो छोड़ दीजिए, आप कंपेयर ही मत करिएगा। नहीं शरदेंदु, अगर देखिए, एक चीज तो बहुत क्लियर है, जब आप असीम मुनीर के बारे में बातें करते हैं, आप उनको एक ताकतवर फील्ड मार्शल मानते हैं, लेकिन मैं कई बार बोल चुका हूं, वो आदमी कैसे ताकतवर हो सकता है जिसकी जो स्ट्रिंग है कहीं और बंधे हुए हैं। वहां अमेरिका जिस स्ट्रिंग को खींचता वो उस तरीके की भाषा बोलते हैं, वहां वो सेल्समैन बन जाते हैं। चाइना जिस दिन स्ट्रिंग खींचेगा वो उस तरीके की भाषा बोलने लगेंगे। चाइना में आपके प्रेसिडेंट जाते हो, तमाम तरीके की डिफेंस फैक्ट्री देखते हैं और क्या चीज आपको चाहिए वो उसके लिए आप नेगोशिएट करने की कोशिश करते हो। तो आपका अपना वजूद नहीं है। जो चीज आप अफगानिस्तान के लिए बोल रहे हैं उसको अपने ऊपर अगर आप लागू करके देखेंगे तो आपका वजूद ही नहीं है। डिफेंस में आप कहीं एग्जिस्ट नहीं करते हैं, सिवाय आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कराते हैं, अपने आप को मोर पावरफुल बनाते हैं। इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी आपको? इरशाद साहब को रखिए जरा। इसकी जरूरत क्यों पड़ी आपको? आप कहीं ना कहीं अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं। आपको लग रहा था कि अगर सत्ता बदली तो असीम मुनीर का भविष्य क्या होगा, तो आपने एक लॉ की इम्यूनिटी ली, जुडिशरी से भी आप ऊपर उठने चाह रहे हैं। आपका प्राइम मिनिस्टर आज की डेट में कम ताकतवर है, बल्कि फील्ड मार्शल आपके ज्यादा पावरफुल हो गए। उनके पास इम्यूनिटी है, उनको लीगली वो प्रोटेक्शन है, लीगल प्रोटेक्शन है, तीनों सेना के अध्यक्ष हैं, न्यूक्लियर साइट उनके कंट्रोल में है। तो आपने लार्जर देन जनरल उनको बना रखा, ये गलत बात है। शहबाज शरीफ उनके सामने बौने नजर आते हैं। लिहाजा जब ये स्थिति आ जाती तो पाकिस्तान देखिए डिक्टेटरशिप की तरफ चला गया। वहां सिर्फ एक आदमी की बात सुनी जा रही है, वही असीम मुनीर की। बाकी शहबाज
शरीफ इंटरेक्ट नहीं करते। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ में क्या बात हुई? नवाज शरीफ एक पॉलिटिशियन, उसने शहबाज शरीफ बोला आप किस तरीके की पावर उस आदमी को दे रहे हैं, आपसे बड़ा कद का जनरल उभर के सामने आ रहा है। लिहाजा कहां गए जमहूरियत, कहां गई डेमोक्रेसी, कहां गए ह्यूमन राइट्स, कहां गए पाकिस्तानियों के अपने आम हकूक? तो ये सारी चीजें दूर हो जाती हैं, ऐसा मेरा मानना है। लिहाजा आप इस चीज को चेक करें, आपकी आवाम के लिए ठीक नहीं, आपकी आर्मी के लिए ठीक नहीं। 10 साल तक कसीम मुनीर बना रहेगा, 2035 तक बना रहेगा, बुढ़ा हो जाएगा, लाठी लेके चलेगा, लेकिन तब तक वो फील्ड मार्शल बना रहेगा और आपकी सेना और न्यूक्लियर साइट को कंट्रोल करता रहेगा। ये स्थिति, आप गर्त की स्थिति में चले जाएंगे, देश टूट जाएगा, 4 क्षेत्रों में बाल्कनाइज हो जाएगा। इतना एब्सोल्यूट पावर वो भी वर्दीधारी जनरल को देना नहीं चाहिए जिसकी जिहादी सोच है, जिसकी नस नस में एक जिहादी फितरत भरी हुई है, उसको आपको चेक करना पड़ेगा। लिहाजा पाकिस्तान इसलिए सफर कर रहा है, इसलिए पाकिस्तान अफगानिस्तान के हाथ में पिट रहा है, इसलिए BLF से पिट रहा है, इसलिए आपका खैबर पख्तूनख्वा आपके हाथ से निकलता चला जा रहा है। इन सारी डायनेमिक्स को आपको समझना पड़ेगा, ये आपके भले के लिए। हिंदुस्तान का क्या है, आपके 4 टुकड़े हो जाएंगे, हमें और अच्छा रहेगा, एक कमजोर देश होगा, लेकिन हम ये नहीं चाहते हैं। शरदेंदु साहब रुकिएगा जरा। इरशाद साहब, सिर्फ हम ये जानना चाह रहे हैं कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी इतना कमजोर हो गया है क्या? काबुल जैसे चाह रहा है वैसे ना चाह दे रहा है आपको साहब, वहां के कमांडर आकर के बोल जा रहे हैं। ये सवाल है, भारत को कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप करिए अपनी डिप्लोमेसी, देख रहे हैं हम 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड, अभी और कितने राउंड की मीटिंग आप करेंगे वो भी हम देख रहे हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि आप चाबी वाले खिलौने लेकर के आती हैं, उनका बटन दबाती है और चां शुरू हो जाती है। ये मोहतरम मुसलसल चीख चिल्लाट कर रहे थे, बोलने नहीं दे रहे थे। चाबी वाले ही चलाए हैं, अभी असलियत वाले चला दिए ना साहब। पाकिस्तान की हैसियत नहीं है उतनी, पाकिस्तान फिर चले जाएगा अमेरिका के पास। अभी सिर्फ ये आप करिए कि कम से कम अभी सिर्फ चाबी वाले चलाए। नहीं आप भारत पर मत आइए, पाकिस्तान वाला जवाब बोलने देना, फिर बोलिए नहीं बोलिए। देखे पाकिस्तान ये फालतू जुमलेबाजी क्यों करते हैं यहाँ पर आकर? पाकिस्तान को जवाब क्यों नहीं देते हैं? नहीं अभी तो सिर्फ चाबी वाला ही चला रही हूँ। अगर असली वाला चला दिया ना, पाकिस्तान कैसे खैर मनाएगा ना, बॉर्डर पर देख लीजिएगा, कोशिश कर लीजिएगा एक बार। देखें, आपने असली वाले भी चलाए, सारे गिराए, खुदा की कसम गिराए, 7 जहाज गिराए आपके, और गिरा के आपके पुर्जे आपके घर में दिसंबर आ गया, आपका मई से दिसंबर आ गया सर, कितने गिरे? कंफ्यूजन क्लियर हुई आपकी? असली वाले 7 खिलौने गिराए हमने, 7 खिलौने। पायलट बेचारे शहीद, जो 7 खिलौने थे जिनको जहाज समझते। देखो दूसरी बात, अभी ये ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे थे। देखिए ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं? क्या आप लोग मकबूजा कश्मीर के लोगों को सुबह शाम नहीं मार रहे हैं? क्या हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों का रहना दोबर नहीं किया हुआ है? क्या सिखों को तंग नहीं कर रही है आपकी हुकूमत? हिंदुत्व प्रोग्राम नहीं चला रहे हैं आप? क्या हिंदुइज्म को बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल नहीं मिल रहा है? क्या ये ह्यूमन राइट्स इसी को कहते हैं? इसी को मोदी सरकार कहते हैं कम टू पाकिस्तान। आप मेरे पाकिस्तान पे, ये भारत का ऑब्सेशन आपके लोग क्या कुछ बोल रहे हैं? भारत का ऑब्सेशन छोड़ दीजिए, प्लीज कम टू पाकिस्तान नाउ। क्यों पाकिस्तान वाले मुद्दे पर क्यों नहीं बोल रहे इरशाद अहमद? आप ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे थे, मैं आपको आईना दिखा रहा हूँ। अच्छा। आपके चाबी वाला खिलौना टां कर रहा था, इनको दिखा रहा हूँ कि ह्यूमन राइट्स कहाँ है, कहाँ है जो टाटा की आवाजें अभी आ रही थी? मुझे जवाब दीजिए, जवाब दीजिए ना। टाटा वाले खिलौने, मुझे जवाब दे, ये क्या है? खिलौना मेरी डिक्शनरी, चाबी वाला खिलौना है ना ये? आपने इनका बटन देखिए, जवाब नहीं है। भारत का ऑब्सेशन लेकर आते हैं डिबेट में, भारत पर ही बोलेंगे। यहाँ RSS हो रहा है, यहाँ के मुसलमान कैसे, यहाँ के मुसलमान बहुत फक्र से जी रहा है। एक बार जाइएगा और बात करिएगा, अगर कोई कांटेक्ट हो ना यहाँ के पाकिस्तान में लोगों के और भारत के मुसलमानों से, एक बार बात करके, फोन करके, कॉल करके पूछिएगा। शुभदा चौधरी। देखिए इरशाद जी, मैं आपसे फिर से अपना सवाल दोहराना चाहूंगी कि नवाज शरीफ कहाँ हैं? और शहबाज शरीफ जब लंदन से वापस, वो बहरीन गए, फिर लंदन गए, फिर वहां से जब वापस आए तो कजाकिस्तान में क्यों लैंड किए? नूर खान बेस में क्यों नहीं किए? क्या एक पॉलिटिकल क्राइसिस है? आसिम मुनीर आपके जो CDC हैं, एक तरफ से मुझे लगता है कि उनको प्राइम मिनिस्टर मोदी को थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर से पहले उनके ऊपर काफी सारे करप्शन के एलिगेशन थे। अब उनको लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी है,
तो एक तरीके से तो ऑपरेशन सिंदूर उनके लिए काफी बेनिफिशियल हुआ, अगर आप ऐसे समझने की कोशिश करें तो। दूसरा, हिंदुस्तान के कई सारे मुसलमान हैं और वो साफ ये बोलते हैं कि हमें पाकिस्तान से क्या लेना, हम कभी गए नहीं हैं, ना ही हमारा कोई परिवार है। तो वो बस सिर्फ धर्म के ऊपर एक हिंदू मुस्लिम की जो चेतावनी होती है या चैलेंज होती है, वो दूसरे को तो दुख देती है, अपने आप को भी दुख शुभदा देती है। चौधरी, लेकिन ये क्या ट्रेलर है? शुभदा चौधरी, ये ट्रेलर माने हम? अफगानिस्तान, तालिबान जैसे बार बार एक के बाद एक बयान जो आ रहे हैं, वहां से हम जो देख पा रहे हैं, थर्ड एक पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूँ, भारत जैसे देख रहा है, वहां से एक के बाद एक बयान आ रहे हैं, कभी कमांडर सामने आते हैं, कभी बरादर साहब कहते हैं। वर्बल वॉर है या जमीन पर भी उतरेगी? नहीं, जमीन पे तो चल ही रही है। 2023 से लेके अभी तक 40 लाख से ज्यादा अफगान्स को वापस भेज दिया। हाँ बिल्कुल, आपका ये मानना सही है कि अगर वो एक देश है और वो अपने लोगों को वापस ले ले, लेकिन क्या इसमें कोई कंसल्टेशन हुआ था कि ये इलीगल डिपोर्टेशन हुआ था? क्योंकि पाकिस्तान के खुद ह्यूमन राइट्स लॉयर्स इसके खिलाफ लड़ रहे हैं, बहुत सारे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी। दूसरी चीज, जैसे रजा साहब ने बोला, तो रजा साहब का ये लॉजिक है, वैसे टेररिज्म का कोई डेफिनेशन नहीं होता है, लेकिन उनका ये लॉजिक है कि अगर कोई फॉरेनर या फॉरेन सैनिक आपके देश में पैर रखे और वायलेंस करे तो टेररिज्म है। चलिए, बलोचिस्तान में CIA के बहुत सारे पॉकेट्स हैं, तो इंटेलिजेंस का भी इंसान अगर पैर रखे आपके जमीन में तो वो भी तो टेररिज्म है। तो रजा साहब, क्या आप ये बोलना चाहते हैं कि अमेरिका टेररिज्म कर रहा है? क्योंकि CIA के तो बहुत सारे पॉकेट्स बलूचिस्तान में, केमिकल वॉरफेयर बलूच के ठीक है, ऊपर इरशाद चल साहब रहा जवाब है। देंगे। इरशाद अहमद, मैं जवाब दे रहा हूँ। ये मेरी बहन ने सवाल किया कि मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कहाँ हैं। मियां साहब लाहौर में तशरीफ रखते हैं। मेरे वजीर आजम पाकिस्तान, अजीम वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब इस्लामाबाद में इस वक्त मौजूद है। ठीक है। और दूसरी बात, आपने कहा कि मोदी जी का शुक्रिया अदा करें मेरे वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद। वाकई आपका शुक्रिया अदा करते हैं हम, इसलिए कि आपने पाकिस्तान को अजीम से अजीम तर बना दिया मार खाने के बाद। और मेरे आर्मी चीफ फील्ड मार्शल हाफिज मुनीर साहब ने अपने से 10 गुना बड़े मुल्क को जलील करके पूरी दुनिया में पाकिस्तान जलील करना। इरशाद साहब याद दिला दिया ना, डिबेट छोड़कर कि आप सबसे पहले भागेंगे यहाँ से। जहां पाकिस्तान का नाम नहीं था वहां नाम पहुंचाया। दूसरी बात, शुभदा चौधरी अभी ये देखिए, पूरी दुनिया से सरबराहान पाकिस्तान में तशरीफ ला रहे हैं। हिंदुस्तान में कोई जाना पसंद नहीं करता है। अच्छा, इरशाद जी, ये दोनों भारत और पाकिस्तान की बदनसीबी है कि हम एक दूसरे के बगल में होके भी आपस में फॉरेन पावर्स के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स से मासूमों की जाने जाती है, बॉर्डर के क्लैशेस होते हैं और हम कोई एक नेगोशिएशन नहीं कर पा रहे। ये हम दोनों की बदनसीबी है। जहां तक बात रही कि हर हिंदुस्तानी पाकिस्तानी से नफरत नहीं करता है, मेरा खुद सिलेक्शन हुआ था पाकिस्तान जाने के लिए 2017 में, लेकिन आपकी हुकूमत ने मुझे वीजा नहीं दिया क्योंकि वो विमेन एम्पावरमेंट का कॉन्फ्रेंस था। अब आपने जमात मोमिनात क्यों बना दिया? आपने ऑपरेशन सिंदूर इतना सक्सेसफुल था तो जमात मोमिनात क्यों बना दिया? आप औरतों को अब क्यों इनलिस्ट कर रहे हैं? मसूद अजहर की फैमिली अब क्यों इन्वॉल्व है? मेरा क्वेश्चन है, आपने इतने सालों तक औरतों को नहीं इन्वॉल्व किया था ना? हाँ, अब आप बोले, जवाब सुन लेना। अब बोले। देखिए मैं ये कहता हूँ, हम खवातीन का एहतराम करते हैं, माएँ बहनें बेटियां, हम जितना एहतराम हम करते हैं हिंदुस्तान में, मैंने देखा है कि जितना एहतराम आप लोगों का किया जाता है खवातीन का। दूसरी बात यह है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में जीत हासिल की, पूरी दुनिया को मालूम है और आप लोगों को भी मालूम है। आप अपनी शिकस्त को छुपाने की कोशिश करते हैं, कभी इमरान खान के नाम से, कभी काबुल के नाम से, कभी इमरान खान के सुशन के नाम से, कभी उसकी डेथ के नाम से। आप मुख्तलिफ किस्म से अपनी शर्मिंदगी को छुपाने के लिए पैनिक फैलाने की कोशिश करते हैं, पाकिस्तान को बदनाम करने की। सुन ले, पूरा बोलने दीजिए ना, पूरा बोलने दीजिए, सवाल लीजिए। देखिए, आप मुख्तलिफ चीजों के पीछे छुपने की कोशिश मत कीजिए। आप रिलीजन का शुभदा चौधरी जी सुनिए ना, और जब एक मिनट रुकिए। हाँ,
इरशाद अहमद ना वही वाली जबान समझते हैं, ये वो वाली जबान नहीं समझते जितने आप प्यार से बता रही हैं ना इन्हें, ये वो वाली मुझे भाषा नहीं आपका समझते। अपमान करके सर इरशाद जी, इरशाद जी एक मिनट, लेकिन बात जाइए ये हिस्ट्री है, खंगालिएगा, एक बार चेक करवाइएगा, आपके मुनीर साहब से ही करवा लीजिए, शहबाज शरीफ साहब से ही करवा लीजिए, कितने गिरे थे आपके और कौन हारा है, अमेरिका के पास कौन गया। इरशाद जी, आपको आसिम मुनीर को इतने स्वीपिंग पावर्स मिल रहे हैं, तो एज अ मेंबर ऑफ पीएमएलएन आपको डर नहीं लगता? नॉन स्टॉप बोलेंगे लेकिन कोई जवाब नहीं आता इनका, नॉन स्टॉप। इरशाद अहमद, आप इतना ज्यादा कैसे ऑब्सेस्ड हो सकते हैं भारत से? मुझे ये जवाब दीजिए ना, पाकिस्तान का तालिबान पर कौन क्या है वो बोलिए ना। रितु जी देखिए, एक बहुत सिंपल सी बात होती है, जहां जहां रोशनी होती है वहां वहां साया होता है। तो वैसे ही भारत और पाकिस्तान का भी रिलेशन है। ब्रिगेडियर और मैं तो कितने कितने टीवी चैनल, कितने डिबेट में मैं देख चुका है, एक भी सेंसिबल बातें, एक भी फैक्चुअल बातें काउंटर पार्ट से आती नहीं है, सिवाय हिंदुस्तान बैशिंग, सिवाय एक पर्टिकुलर नैरेटिव चलाना, सिवाय मिथ्या बोलना, झूठ बोलना और चीजों को ऐसे देना जो कि दुनिया ने, हमने तो आपके टेररिस्ट कैंप गिराए, 9 आपके एयर बेसिस पे स्ट्राइक किया, उसका प्रूफ दिया, वर्ल्ड को बताया और तमाम तरीके का देखिए एविडेंसेस दिया। आप ऐसे हवा में से एक चिल्ली वाली बातें करते हैं। आप कंपैरिजन कर लीजिए, फैक्चुअल चले जाइए, इकोनॉमी, मिलिट्री, टेक्नोलॉजी, तमाम फील्ड में देखिए पाकिस्तान का और हिंदुस्तान का। आप सिवाय झूठ बोलने के किसी चैनल पे उसके अलावा कुछ करते नहीं, चाहे पत्रकार हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे कोई प्रोफेशन हो। और सिवाय हिंदुस्तान की आर्मी को कैसे आप कह सकते हैं आर्मी, मैंने 40 साल हिंदुस्तान की आर्मी को अपना अहम पीरियड दिया और चीजें देखी हैं, अभय दान दिया है, तमाम तरीके के लोग आपके गिड़गड़ाए, आपकी शवों को बरी किया गया है, आप तो अपने सैनिकों के शव तक लेने को तैयार नहीं होते हैं। हर जगह आपने मात खाई है, एक झूठा नैरेटिव आप क्यों चलाते हैं? आपको अगर वास्तविकता जाननी तो आप सेल्फ एनालिसिस करिए, ऑब्जेक्टिवली जाइए और अपनी कमियों दूर करिए, और एक एंटी नैरेटिव, इंडिया नैरेटिव जो चलाते हैं उसको बंद करके साउथ एशियन कम्युनिटी अगर एक साथ एक आगे बढ़ेगी तो बेहतर होगा। लेकिन आप अपने ही नागरिकों के ऊपर जाति करते हैं, आप बलूचिस्तान के ऊपर जिस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन किया, उनके हक नहीं दिए, उनका टोटल एक्सप्लॉयटेशन किया। बलूचिस्तान का इतना बड़ा इलाका क्यों नहीं डेवलपमेंट हुआ, क्यों नहीं? उसमें तो हिंदुस्तान का कोई रोल नहीं था। खैबर पख्तूनख्वा में क्या, क्योंकि जो आज की डेट में आपके पास है, वहां सड़कों पे लोग हैं, उनके पास राशन नहीं, तमाम तरीके की सहूलियत चाहते हैं, आप देना चाहते। होता है क्या आज की डेट में? आज की डेट में डिजिटल वर्ल्ड है, कंपैरिजन होता है, वो कंपैरिजन करते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान का और पूरी तरीके से पीछे पिछड़ जाते हैं। बात ये हो रही है कि वहां पर ये बात कर नहीं पाते, वहां पर ये बात तो बहुत स्पष्ट हो जाती है कि जिसकी नींव रखी, कहा गया काबुल जिसके दम पर जीता, अब वही आंख दिखा रहा है, वही ब्लैकमेल कर रहा है। रजा साहब भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रजा साहब, आप मानते हैं ऐसा? काबुल को बनाने में, काबुल को जिताने में आपने पूरी भूमिका निभाई, आपने एम्पावर किया, लेकिन आप वही आपको आंखें दिखा रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है। अच्छा जी, इसीलिए तो नमक हराम कहते हैं कि नमक खा के भी ऐसे हैं। अच्छा, दूसरी ये भी चौकी बात कर रही थी, उस पर भी बात मैं कर लूं कि बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी कि टेररिज्म की एक जो पैर रख देता है, वाकई देखें ढाका में, मैं ये नहीं कहता बीजेपी के दौर में हुआ या इंडिया ही रिस्पॉन्सिबल था, पाकिस्तान में भी कोई इशू होता है तो लाजिम होता है उस दौर की जो गवर्नमेंट होती है, हमें उस टेन्योर की पर बात करनी चाहिए, बजाय इसके कि पूरे देश को जाके मैं रगड़ा। चलिए, कम से कम कोई तो सेंसिबल पॉइंट ऑफ व्यू आया मेरे पास, कोई तो सेंस यहाँ पर यूज किया है। देखिए, इंदिरा गांधी, मैं एक मिनट बात करूं कि कांग्रेस की थी इंडिया की बदकिस्मती, बदनसीबी या डार्क एजेस अगर आप बात कहें तो कांग्रेस के 52 से लेके देखें, नेहरू जब तक रहे, नेहरू की वजह से सबक्वेशन सारा कुछ इशू था ना, कि एक शख्स है उसको लगता है कि मैंने जाना ही नहीं, उसकी बेटी आ जाती है और अन्य वहां पाकिस्तान पे अटैक करने चले जाते हैं। पर आ गया, अभी मैंने आपको बोल दिया सेंसिबल, फिर वहीं आ गए आप। नहीं देखें सर ठीक है, कॉन्फिडेंटली बोल रहे थे, उस पर बोलिए। अभी मैंने आपको एक तारीफ क्या कर दी, आप खुश हो गए, आप फिर भारत ऑब्सेशन पर आ गए। अरे तालिबान पर बोलिए ना, अफगानिस्तान पर बोलिए ना। आपके मिनिस्टर बने घूम रहे हैं, हाँ, बॉर्डर पर आके दिखा रहे हैं, प्रेसिडेंट बने हुए वो कहां से आ गए? आप अपने गिरबान में थोड़ा झांक लो ना, ऐसी कैसी बातें आप करते हो चैनल पे आगे? आपके यहाँ खुद वो सिस्टम फ्यूडल सिस्टम है, सामंती व्यवस्था है, ड्रग पेडलर्स
करते हैं और आतंकी घूमते हैं और वो तमाम मंचों पे जाके भाषण देते हैं, वो सारी चीजें आप भूल जाते हैं। आप हिंदुस्तान को कमेंट करने के लिए चले आते हैं। आप क्या क्या लीगेसी चली आ रही है? आपने तो भुट्टो को भी मार दिया, आपने तमाम तरीके का इमरान खान की क्या बेनजीर भुट्टो को इलेक्शन में उड़ा दिया। ब्रिगेडियर किस तरीके की आप देहाती सोच रखने वाले लोग? आप लोग तो पढ़े लिखे लोग, अब चैनल पे आते हो, कुछ हिस्ट्री, साहित्य, कुछ कंपैरिजन, कुछ डेटा पढ़ लीजिए, देख लीजिए। जब आप बोलते तो सोचिए उसके क्या रिपोर्टेशन आने हैं। हम लोग यहाँ ऐसे थोड़ी बैठे हुए हैं। अब देखिए, एक मिनट रुकिएगा, डेटा होगा तभी तो पढ़ेंगे। ये तो डेटा पहलगाम वाले टाइम पर भी नहीं दे पाए थे। आज तक ये जुमलेबाजी कर रहे हैं मई से दिसंबर तक। इतने गिरा दिए, 6 गिरा दिए, 7 गिरा दिए। शहबाज कुछ कहते हैं, मुनीर साहब इनके कुछ कहते हैं, इनके इशाक डार कुछ और कहते हैं। कुछ भी चल रहा है इस देश में। दिक्कत ही यही है कि इनके पास एनालाइज डेटा ही नहीं है। और जब भारत इनको दिखाता है आईना, तो फिर ये रोते हुए चले जाते हैं अमेरिका के पास कि भैया अब हमारे से नहीं हो रहा है, नहीं झेला जा रहा है। इतनी मिलिट्री पावर भारत ने लगा दी कि रो दिए थे ये। रजा साहब, एक बहुत सिंपल सा सवाल है, मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगी कि आप भारत ऑब्सेशन पर फिर से नहीं आइएगा। तालिबान अफगानिस्तान, वहां का जो ऑर्डर है, इतनी लेवल की मीटिंग आपने कर ली है, फिर भी वो अपनी कॉल पर बरादर साहब भी तटस्थ है, वहां से आपको कमांडर्स भी बता रहे हैं। ऐसा तो नहीं होगा ना कि बिना कुछ हुए ही वहां से यह हवा उठ रही है। कुछ तो हो ही रहा होगा ना बॉर्डर पर। अच्छा देखें, जो कुछ भी हो रहा होगा आपको सब पता है। इंडिया भी तो पीछे बड़ी चीजें करने की कोशिश करता है ना। और रह गई है कि पाकिस्तान की जो अपनी कोशिश है। इंडिया पर मत आइए, आप कंपेयर नहीं कर पाएंगे ना, आप कंपेयर नहीं कर पाएंगे भारत को। छोड़ दीजिए प्लीज, प्लीज डोंट कम ऑन इंडिया। आप प्लीज तालिबान अफगानिस्तान पर रहिए, पाकिस्तान पर रहिए। आप अपने देश में झांकते हैं, आप अपने देश में झांकते हैं। विद्रोह कैसे हो रहा है चारों कोने पे। खैबर पख्तूनख्वा गए आप कभी? बलूचिस्तान के लोगों से बातचीत की आपने? सिंध में बात की आपने? आपकी आवाम रो रही है खाने के लिए, दो टाइम के वक्त के खाने के लिए, पानी के लिए। अरेंज करिए सर प्लीज, भारत से कंपेयर मत करिए। इरशाद साहब जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये अर्ज करूं, देखिए आप बात कर रही हैं मेरे केपीके की, मेरे बलूचिस्तान की, पाकिस्तान की, हम सब पाकिस्तान है। और दूसरा वाला, मैं आपको एक बात बताऊं, आप अपने लोगों के चेहरे देखिए और पाकिस्तानियों के चेहरे देखिए, कितना नूर होता है पाकिस्तानियों के चेहरों पे। लगता है कि खाने पीने वाले नूर ही बस दिखता है सर, फिर बात जो आती है वो डेटा खुशी आता है। अरे नूर ऐसा रखिए आप ही, आप ही रखिए सर। पाकिस्तानियों को ये नूर मुबारक, पाकिस्तानियों को ये नूर मुबारक है। इरशाद अहमद, अच्छा चले जरा मुझे पूरा बोलने देना, सवाल का जवाब देने दे, फिर आप शोर चाचा कीजिएगा। जुमलेबाजी में घुसते क्यों है? मुहावराबाजी नहीं कर रहा हूँ मैं मुहावराबाजी नहीं कर रहा हूँ, मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ। देखिए हम पाकिस्तान है, हम बलूचिस्तान नूर है, भारत में नूर नहीं है। हमारे चेहरे देखिए, तो ये आप ही कह रहे हैं ना इरशाद अहमद, क्यों इसे आप इतना फन वे में बना देते हैं? सीरियस टॉपिक है सर। पाकिस्तान में ऐसा होता है, पाकिस्तान में डिस्कशन ऐसी होती है। सकता हूँ, मुझे इजाजत है, जवाब दे दूंगा। अरे वो तो डेटा दे रहे थे ब्रिगेडियर साहब, शुभदा जी आपको डेटा दे रहे थे, जो डेटा का आप जवाब नहीं दे पाए। और अब अपने चेहरे को, अपनी खूबसूरती को, उनके नूर को महिमा मंडित कर रहे हैं, ग्लोरीफाई कर रहे हैं। आप कह रहे हैं थोड़े आ जाते हैं, हंसी अच्छी बात है। कुछ तो डेटा निकालिए सर, पढ़ाई लिखाई कीजिए। पाकिस्तानी नहीं करते हैं क्या? एक तरफ ब्रिगेडियर कह रही है, दूसरी तरफ उनका बटन ऑन करती हैं आप। लास्ट जवाब इरशाद अहमद, मैं तो अच्छी बात है, मैं तो आपको दाद दे रहा हूँ, कि आपने बहुत अच्छी बात की। सबके चेहरे पे हंसी आ गई, सारे लोग खुश हो गए। कितना देखिए सीरियस माहौल था, आपने लाइट करके हम लोग सब इतना खुल के हंस रहे हैं। और क्या चाहिए? यही उम्मीद है सर, इसी तरीके के जोक मार सकते हैं। बहुत शुक्रिया, आप सभी ने कीमती वक्त दिया। मेरे पास इतना ही वक्त था इस डिस्कशन के लिए। बहुत शुक्रिया, आप सभी जुड़े और इस मुद्दे पर, इस अहम टॉपिक पर डिस्कस किया। फिलहाल वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव है।